दोस्तों आज का ये सेशन बहुत ही ज़बरदस्त सेशन है। एग्ज़ाम ओरिएंटेशन क्वेश्चन है जो भी इसमें देखेंगे। आज का ये कलेक्शन जो है 30 क्वेश्चन का कलेक्शन रखा गया है, ठीक है। तो आज का ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि ये एग्ज़ाम ओरिएंटेशन क्वेश्चन है। बाकी आप लोग का 8 वीडियो जो है अपलोड हो चुकी है एमएस वर्ड से, आप जाकर देख सकते हैं, काफ़ी हेल्प मिलेगी। और एक एमएस एक्सेल से भी अपलोड हो चुकी है। ये 10वीं क्लास है, तो आप लोग जो है जो पिछले वीडियो है उसको अटेम्प्ट कीजिए, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस होगा आप लोग का। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाकी जो भी अभी तक में वीडियो अपलोड हुआ है तो उन सब में आप लोग का कैसा परफॉर्मेंस रहा है आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग किस तरह से आंसर कर पा रहे हैं। इससे भी हाई क्वालिटी का क्वेश्चन चाहिए या ऐसे ही चलने देंगे बेसिक लेवल से, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग का कमेंट बहुत कम आ रही है, तो आप अपना ओपिनियन जो भी आपके डाउट है या कोई और अन्य क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो भी शिकायत है आप लोग कर सकते हैं, तो नेक्स्ट उसे हम सुधार करके और बेहतर करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो भी यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को कराए जा रहे हैं ये एग्जाम ओरिएंटेशन क्वेश्चन है, और इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो PYQ है, मतलब प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन भी यहाँ पे हम डाले हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहला यहाँ पे देखेंगे कि मेमोरी डिवाइस की गति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको इसमें बताना है कि मेमोरी डिवाइस की जो स्पीड होती है अवरोही क्रम में आपको बताना है, ठीक है। सबसे पहला फास्ट होना चाहिए, उसके बाद सेकेंड वाला फास्ट होना चाहिए, थर्ड वाला। तो सबसे पहला जो फास्टेड होगा वो आपको बतानी है, उसके बाद सेकेंड वाला फास्टेड होना चाहिए, थर्ड वाला फास्टेड होना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पे देख लेंगे, आप लोग को माइंड में ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे। सबसे पहला है हार्ड डिस्क, उसके बाद रैम है, रजिस्टर है। तो ये तो कभी नहीं होगा क्योंकि ये अवरोही क्रम में पूछा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड में आपको बताना है रैम है, हार्ड डिस्क है, रजिस्टर है। थर्ड में है रैम है, हार्ड डिस्क, रजिस्टर, तो ये भी नहीं होगा। डी में यहाँ पे ऑप्शन में देख लेंगे, यहाँ पे सबसे पहला रजिस्टर है, उसके बाद रैम है, हार्ड डिस्क। तो डी नंबर आंसर इसका करेक्ट हो जाएंगे। सबसे पहला रजिस्टर होता है, उसके बाद रैम होता है, रैम की जगह अगर केस मेमोरी भी रहता है तो वो भी चलता। तो सबसे पहला यहाँ पे देखेंगे रजिस्टर है, रैम है, हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क की जगह केस भी होता है तो वो भी चलता, लेकिन सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होता है वो रजिस्टर होता है। उसके बाद कैश मेमोरी, रैम रोम ये सब आता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद सेकेंड में आपको बताना है कि एक लेखा परीक्षक कंपनी की रिपोर्ट तैयार कर रहा है, एक कंपनी का रिपोर्ट तैयार कर रहा है। इस रिपोर्ट में वो एक मुख्य शीर्ष के तहत अनेक उपशीर्ष दर्शाना चाहता है तथा उपशीर्ष की फॉन्ट शैली उसके पसंद के अनुसार होना चाहिए। उक्त हेतु एक MS वर्ड की निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प का चयन किया जाना चाहिए। यहाँ पे जानकारी दी गई है कि MS वर्ड में एक यूजर एक कंपनी का रिपोर्ट तैयार कर रहा है, और उस रिपोर्ट में जो भी वहाँ पे डाला गया है शीर्ष हेडिंग जिसको हम बोलते हैं, हेडिंग डाला गया है। तो कंपनी वाले आते हैं कुछ देर के बाद और वो चाहते हैं कि वो हेडिंग जो है वो मेरे अनुसार होना चाहिए, ठीक है। आपने पहले से एक हेडिंग बना दी है लेकिन कंपनी वाले का डिमांड है कि वो फॉन्ट जो है कुछ दूसरा होना चाहिए, कुछ स्टाइल जो है दूसरा होना चाहिए। तो यही आपको बताना है कि फिर से आप कैसे चेंज करेंगे। हेडिंग वही होना चाहिए लेकिन उसका स्टाइल चेंज होना चाहिए। तो ये आपको कहाँ से चेंज करना है आपको बतानी है। सबसे पहला है होम मेन्यू में पैराग्राफ से मल्टीपल लिस्ट का चयन करें, होम मेन्यू से स्टाइल्स ग्रुप का चयन करें, इंसर्ट मेन्यू में टेक्स्ट ग्रुप से ऑब्जेक्ट का चयन करें, होम मेन्यू में पैराग्राफ ग्रुप से शॉर्ट का चयन करें। तो इसका सही आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे, होम मेन्यू से स्टाइल्स ग्रुप का चयन करेंगे। देखेंगे स्टाइल्स ग्रुप में आपका जो हेडिंग है वो काफ़ी सारे ऑप्शन वहाँ पर रहता है, आप जो भी हेडिंग लेना चाहेंगे जो भी स्टाइल का वो वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे। क्वेश्चन आप समझ गए तो आप आंसर कर पाएंगे, ठीक है। भले ही क्वेश्चन कितना भी लंबा क्यों ना हो, लेकिन आप क्वेश्चन समझ जाएंगे तो आप उसका आंसर कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का जो है कितना बड़ा है पूछ दिया है, लेकिन इसका आंसर जो कितना छोटा है, ठीक है। तो ऐसे समझ सकते हैं। थर्ड में आपको बताना है कि MS वर्ड में चयनित डेटा को वर्णमाला अथवा संख्यात्मक क्रम में व्यवस्थित करने हेतु होम मेन्यू से किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे देखेंगे बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है कि MS वर्ड में चयनित डाटा को वर्णमाला अथवा संख्यात्मक क्रम में, जैसे यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे आप राम लिख दिए यहाँ पे, उसके बाद सेकेंड में अमित लिख दिए, तो सबसे पहला ए आता है उसके बाद ही राम आता है। तो हम चाहते हैं कि ए वाला जो पहले आना चाहिए उसके बाद सेकेंड में राम आना चाहिए। शॉर्टिंग कैसे करेंगे ये आपको बतानी है। तो ये आप होम मेन्यू में देखेंगे कि पैराग्राफ सेक्शन में शॉर्ट का ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो वहाँ से आप डिसेंडिंग करके आप शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ देंगे मल्टी लेवल लिस्ट है, नंबरिंग है, शॉर्ट है, फॉर्मेट पेंटर है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएंगे। पैराग्राफ सेक्शन में देखेंगे वहाँ पे शॉर्ट का ऑप्शन रहता है, वहाँ से आप शॉर्ट करके डिसेंडिंग में जो भी है आप अल्फ़ाबेटिक के अनुसार जो है आप वहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो यही पूछा जा रहा है, चयनित डेटा को वर्णमाला अथवा संख्यात्मक क्रम में व्यवस्थित करने हेतु होम मेन्यू किस फंक्शन का उपयोग करती है? तो सॉर्टिंग का उपयोग करते हैं, सॉर्ट वहाँ पे रहता है, ठीक है, तो उसी को हम उपयोग करते हैं। इसका सही आंसर सी हो जाएंगे, ये आप लोग पढ़े होंगे। उसके बाद 4 में आपको बताना है कि किस मेन्यू से MS एक्सेल में सीट को छिपाने की विशेषता का चयन किया जाता है। आप सीट जो भी काम कर रहे सीट पर MS एक्सेल में उसे हाइड और अनहाइड करना चाहते हैं, तो ये कैसे करेंगे ये आपको बतानी है। फार्मूला मेन्यू से या इंसर्ट, पेज लेआउट या होम, तो यहाँ पे होम हो जाएंगे, ठीक है। होम मेन्यू में सेल्स ग्रुप में फॉर्मेट के अंदर विजिबिलिटी में जाकर हाइड और अनहाइड कर सकते हैं, ठीक है। जिसका सही आंसर डी हो जाएंगे। चलिए आगे आपको बताना है कि MS ऑफिस में मेल मर्ज विजार्ट का तीसरा चरण क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये PYQ क्वेश्चन है, पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन है। 5 में आपको बतानी है कि MS ऑफिस में मेल मर्ज विजार्ट का तीसरा चरण क्या होगा। सबसे पहला जो चरण होता है क्रिएट होता है, उसके बाद स्टार्ट मेल मर्ज होता है, सेलेक्ट रिसिपेंट होता है, एडिट रिसिपेंट होता है। तो तीसरा चरण पूछा जा रहा है, तो आप माइंड में रिमाइजिंग कीजिए क्या होगा आंसर इसका। सबसे पहला है राइट योर लेटर, स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट का चयन करें, डॉक्यूमेंट टाइप का चयन करें, रिसिपेंट का चयन करें। तो तीसरा चरण जो पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे, रिसिपेंट का चयन करें, ठीक है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएंगे, आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद 6 में यहाँ देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एक प्रयोक्ता एक MS एक्सेल में एक रिपोर्ट तैयार करता है, वो रिपोर्ट में कुछ फॉर्मेटिंग प्रयोग करता है, परंतु वो डेटा को प्रभावित किए बिना सभी फॉर्मेटिंग हटाना चाहते हैं। तो इसके लिए उसे निम्नलिखित में से किस विकल्प का चयन करना चाहिए। इतना समझ लीजिए कि MS एक्सेल में एक यूजर कार्य कर रहा है और कोई रिपोर्ट जो है वो बना लिया है, लेकिन उसमें कुछ फॉर्मेटिंग लगा दी है, तो वो चाहते हैं कि मेरा जो भी रिपोर्ट है वो होना चाहिए, बाकी उस पर जो भी हम फॉर्मेटिंग लगाए हैं वो हट जाना चाहिए। तो ये कैसे करेंगे आपको बतानी है। होम मेन्यू में एडिट ग्रुप से क्लियर फंक्शन में क्लियर कंटेंट का चयन करें। होम मेन्यू में एडिटिंग ग्रुप से फंक्शन में क्लियर कंटेंट का चयन करें। होम मेन्यू सेल्स से डिलीट का चयन करें। होम मेन्यू में स्टाइल्स ग्रुप से कंडीशनल फॉर्मेटिंग का चयन करें। तो यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि सिर्फ हमको फॉर्मेटिंग हटाना है, तो सोचिए कि फॉर्मेटिंग हटाने के लिए क्लियर फॉर्मेटिंग उसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कहाँ होता है ये आपको बतानी। होम मेन्यू में एडिटिंग ग्रुप से क्लियर फंक्शन में क्लियर फॉर्मेट का चयन करें। इसका सही नंबर जाए ये नंबर हो जाएंगे। होम मेन्यू में एडिटिंग ग्रुप में देखें क्लियर होता है, क्लियर फंक्शन होता है, उसमें 4 ऑप्शन रहता है, क्लियर ऑल, क्लियर कंटेंट्स और क्लियर फॉर्मेट होता है, एक और विकल्प होता है, ठीक है। तो टोटल 4 विकल्प होता है। तो क्लियर फॉर्मेट से आप जो भी फॉर्मेट है वहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद 7 में आपको बताना है कि MS एक्सेल में यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे छात्र कमेंट आएंगे कि ये क्यों नहीं हो सकता है बी नंबर वाले ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है कि होम मेन्यू में एडिटिंग ग्रुप से फंक्शन में क्लियर कंटेंट, तो फंक्शन नाम का तो कोई चीज़ें नहीं होता है, फंक्शन में क्लियर कंटेंट का, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। बी तो कभी नहीं होगा और नहीं सी नहीं डी होगा, ये नंबर इसका सही आंसर होगा, क्योंकि होम मेन्यू में एडिटिंग ग्रुप में क्लियर फंक्शन का ऑप्शन रहता है, ठीक है। फंक्शन नहीं होता है, क्लियर फंक्शन होता है, ठीक है। तो वहाँ से आप क्लियर फॉर्मेट कर सकते हैं। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। एक ही वर्ड यहाँ पे छूटा गया है, यहाँ पे सिर्फ फंक्शन दे दिया है, लेकिन यहाँ पे क्लियर फंक्शन रहता है तभी ये हो सकता था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए 7 में आपको बताना है कि MS एक्सेल वर्कबुक में एक एकल सीट को कैसे डिलीट किया जा सकता है। इतना आपको बताना है कि MS एक्सेल में एक सीट को आप कैसे डिलीट करेंगे। वर्कशीट नेम पर दायां क्लिक करें और डिलीट विकल्प का चयन करें। उसके बाद सेकेंड में आपको बताना है कि वर्कशीट पर कहीं भी दायां क्लिक करें, तो ये भी नहीं होगा। डिजाइन मेन्यू से कवर पेज का चयन करें, फाइल मेन्यू से इन्फो का चयन करें। तो यहाँ देखिए ए नंबर में जो है बताया जा रहा है कि वर्कशीट नेम पर दायां, मतलब दायां का मतलब हो गया राइट क्लिक करें। वर्कशीट नेम शीट 1, शीट 2 और शीट 3 होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम आप लोग को पिछले वीडियो में जानकारी दिए होंगे 2016 में 1 सीट और 2007 और 2007 से पहले जितना भी वर्जन है 3 सीट होता है। तो शीट 1, शीट 2 और शीट 3 होता है। तो शीट 1 या शीट 2 जो भी आप सीट डिलीट करना चाहेंगे तो वहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद डिलीट सीट का चयन करेंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएंगे। उसके बाद 8 में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है।
ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानते होंगे। एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर ऑन नहीं होता है, तो यही आपको बताना है कि इसमें कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सफारी जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसर, ये भी एप्लीकेशन है। उसके बाद उबंटू है, नेट एस्केप है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएंगे। उबंटू जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। चलिए 9 में आपको बताना है कि एमएस वर्ड में किस मेन्यू से जूम फंक्शन का चयन किया जाता है। देखेंगे होंगे जूम और जूम आउट जो होता है ये किस व्यू में होता है, ये आपको बतानी है। मतलब किस मेन्यू में होता है ये आपको बतानी है। यहाँ पे मेन्यू पूछा जा रहा है, तो ये किस मेन्यू में होता है। सबसे पहला है डिजाइन, रिव्यू, व्यू, फाइल। तो इसका सही आंसर सी हो जाएंगे। रिव्यू मेन्यू में यहाँ पर देखेंगे जूम कंट्रोल का ऑप्शन रहता है। उसके बाद हाइड, अनहाइड, ग्रिड लाइन, जो भी ऑप्शन होता है वो व्यू में, व्यू से रिलेटेड जितना भी है वो व्यू मेन्यू में होता है, ठीक है। चलिए 10 में आपको बताना है कि यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यहाँ पे आपको बताना है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जनरल पर्पस, सामान्यतः एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो ये बात सही है कि कोई भी एप्लीकेशन जो होता है उसमें हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है, क्योंकि लो लैंग्वेज उपयोग करेंगे तो इसमें प्रोग्राम लिखने में भी कठिन होता है, साथ ही समझने में भी काफ़ी और गलत होने में भी काफ़ी संभावना होती है, ठीक है। तो जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है उसमें हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, जो भी उसका मैटर होता है अंदर की बात, तो वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएंगे। चलिए 11 में आपको बताना है कि एमएस एक्सेल में किस मेन्यू से शेयर वर्कबुक फंक्शन का चयन किया जाता है। शेयर वर्कबुक जानते होंगे, ये आपको बतानी है। फार्मूला मेन्यू, होम मेन्यू, रिव्यू मेन्यू और इंसर्ट मेन्यू। तो इसका सही आंसर जो है सी नंबर हो जाएंगे। रिव्यू मेन्यू में देखेंगे प्रोटेक्ट वर्कशीट होता है, तो वहाँ पे शेयर वर्कबुक फंक्शन का जो है विकल्प होता है, वहाँ से आप शेयर वर्कबुक फंक्शन का यूज करके आप वर्कशीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 12 में आपको बताना है कि एमएस पावर पॉइंट में नया स्लाइड जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे। सबसे पहला है कंट्रोल एम, कंट्रोल एन, कंट्रोल वाई और कंट्रोल जे। तो इसका सही आंसर ये नंबर हो जाएंगे। कंट्रोल एम से नया स्लाइड ले सकते हैं, और नया पेज की बात आएंगे तो वहाँ पे कंट्रोल एन लेंगे। ये आप लोग को ध्यान में रखना है, दो बात आती है, ठीक है। स्लाइड के लिए कंट्रोल एम और न्यू पेज के लिए कंट्रोल एन करेंगे, ठीक है। 13 में आपको बताना है कि एमएस एक्सेल 2016 में डिलीट ड्रॉप डाउन के तहत डैश डैश विकल्प का उपयोग चयनित कॉलम को हटाने के लिए किया जाता है। आप देखे होंगे कि एमएस एक्सेल होम मेन्यू में सेल्स ग्रुप में डिलीट विकल्प होता है, तो उसके अंदर टोटल 4 विकल्प होता है। डिलीट कॉलम, डिलीट रॉ, डिलीट सीट और डिलीट सेल होता है। तो आपको इसमें बताना है कि डिलीट ड्रॉप डाउन का उपयोग करके आप चयनित कॉलम को हटाने के लिए क्या करेंगे। डिलीट ड्रॉप डाउन से सबसे पहला है डिलीट सीट रे, सीट रॉ, डिलीट सीट कॉलम है, उसके बाद डिलीट सीट, उसके बाद डिलीट सेल्स। तो कॉलम की बात कही जा रही है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएंगे, डिलीट सीट कॉलम्स, ठीक है। इसका सही आंसर बी हो जाएंगे। उसके बाद 14 में आपको बताना है कि एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज में सिलेक्ट रिसिपेंट के तहत निम्नलिखित में कौन सा उपलब्ध नहीं होता है। मेलिंग टाइम आप लोग पढ़े होंगे, सबसे पहला क्रिएट होता है, उसके बाद स्टार्ट मेल मर्ज होता है, उसके बाद स्टार्ट मेल मर्ज में सबसे 3 विकल्प होता है, स्टार्ट मेल मर्ज, सिलेक्ट रिसिपेंट और उसके बाद एडिट रिसिपेंट। तो आपको बताना है कि सिलेक्ट रिसिपेंट में टोटल 3 विकल्प होता है, तो कौन कौन होता है ये आपको बतानी है, ठीक है। कौन सा विकल्प नहीं होता है, 3 होता है लेकिन एक और नहीं होता है, ये आपको बतानी है। तो यहाँ पर देखिए यूज एन एग्जिटिंग लिस्ट, यूज एग्जिटिंग मतलब पहले से जो बना हुआ है डाटा सोर्स, वहाँ से आप यूज कर सकते हैं, ये होता है, सही बात है। यूज डिफ़ॉल्ट लिस्ट ये नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे टाइप ए न्यू लिस्ट, टाइप ए न्यू लिस्ट भी होता है। चूज फ्रॉम आउटलुक कॉन्टेंस्ट, तो ये भी होता है। बाकी यूज डिफ़ॉल्ट लिस्ट ये नहीं होता है, बाकी तीनों होता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। चलिए 15 में आपको बताना है कि एमएस वर्ड में अगर आपको समझने में कहीं भी दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपकी जो भी ओपिनियन होगा उसके अकॉर्डिंग जो है नेक्स्ट वीडियो में सुधार हो जाएंगे, ठीक है। बाकी हमको नहीं लगता है कि आपको समझने में कहीं दिक्कत होता होगा, क्योंकि हम इतना सरल भाषा में आपको जो भी क्वेश्चन को तोड़ के बता रहे हैं, तो आपके माइंड में अगर आप लोग थोड़ा भी पढ़े होंगे तो आपको माइंड में सेट हो गया होगा। बाकी जो नहीं पढ़े होंगे तो उसको लगता होगा कि क्या बता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और बाकी जो भी पढ़े होंगे, हम इसलिए अभी इतना मतलब हाई लेवल का क्वेश्चन करवा रहे हैं
क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम है 2 से अढ़ाई मंथ के बीच जो है एग्ज़ाम हो जाएंगे। और अभी का जो लेवल है कि आपको कहीं से भी अगर क्वेश्चन उठा के दे दें तो क्वेश्चन जो आपसे हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी जो आपका लेवल इस तरह से होना चाहिए। बाकी जो न्यू स्टूडेंट होंगे तो उसको कुछ समझ में नहीं आता होगा, ठीक है। तो चलिए आगे आपको बतानी है यहाँ पे कि एमएस वर्ड में मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही डॉक्यूमेंट टाइप दस्तावेज प्रकार है। लेटर है, स्प्रेडशीट है, पीपीटी है, पब्लिश डॉक्यूमेंट है। तो मेल मर्ज में बाय डिफ़ॉल्ट जो है स्टार्ट मेल मर्ज में लेटर होता है और ये वैलिड मतलब एक मान्य जो है टाइप दस्तावेज प्रकार है। तो लेटर होता है मेल मर्ज में, बाकी स्प्रेडशीट, पीपीटी, पब्लिक डॉक्यूमेंट ये सब नहीं होता है, ठीक है। चलिए 16 में आपको बताना है कि एमएस एक्सेल में आप डैश डैश कमांड का उपयोग कर एक सेल में सूत्र को कॉपी कर सकते हैं। सीधा सी आपको यहाँ पे बतानी है, कॉपी की जब बात होंगे तो फार्मूला प्लस शॉर्टकट कुंजी वही होंगे, ठीक है। तो एक सेल में कोई डाटा टाइप किया हुआ है, एक फार्मूला टाइप किया हुआ है, उसे हम कॉपी करके किसी दूसरे सेल में पेस्ट करना चाहेंगे तो ये आपको बतानी है। तो कॉपी का पूछा जा रहा है तो यहाँ पे कंट्रोल सी कर देंगे। बाकी कितनों घुमा के क्वेश्चन पूछ देंगे उससे आपको कोई डिफ़ॉल्ट मतलब जो है फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सिर्फ यहाँ पे पूछा गया है कि कॉपी करने का शॉर्टकट कुंजी क्या होगा। शॉर्टकट कुंजी यहाँ पे नहीं पूछा गया है कि एमएस एक्सेल में आप डैश डैश कमांड का उपयोग कर एक सेल से में सूत्र को कॉपी कर सकते हैं। तो कॉपी की जहाँ चर्चा होंगे तो कंट्रोल सी हो जाएंगे, ठीक है। बाकी ऑप्शन यहाँ देखिए घुमाने के लिए कंट्रोल डी दे दिया है, कंट्रोल सी, कंट्रोल टी और कंट्रोल सी। तो ये सब पे नहीं जाना है। बाकी जो कॉपी का जब भी बात आएंगे तो कंट्रोल सी कर देना है, ठीक है। चलिए 17 में आपको बताना है कि एमएस एक्सेल 2016 वर्कबुक कार्य पुस्तिका को निम्न में से किस मेन्यू से संरक्षित किया जा सकता है। इतना आपको बताना है कि एमएस एक्सेल में एक वर्कशीट को कैसे आप पासवर्ड करेंगे ये आपको बतानी है। फाइल एंड रिव्यू ऑप्शन से डेटा एंड रिव्यू फाइल, उसके बाद फाइल एंड लेआउट, उसके बाद व्यू एंड फार्मूला। तो इसका सही आंसर ये हो जाएंगे फार्मूला एंड रिव्यू टैब से आप वर्कशीट प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फाइल मेन्यू में भी प्रोटेक्ट विकल्प होता है, उसके बाद रिव्यू में तो प्रोटेक्ट होता ही होता है, ठीक है। इसका सही आंसर ये हो जाएंगे फाइल एवं रिव्यू, ठीक है। चलिए 18 में आपको बताना है कि एमएस एक्सेल में कौन सा चिन्ह सूत्र को आरंभ का प्रतीक है। मतलब कोई भी कार्य मतलब कोई भी फंक्शन या सूत्र लगाने से पहले एमएस एक्सेल में क्या देते हैं ये आपको बतानी है। प्लस, माइनस, इक्वल टू और गुना। तो इसका सही आंसर सी हो जाएंगे। कोई भी फार्मूला लगाने से पहले एमएस एक्सेल में हम बराबर का चिन्ह देते हैं, तभी कोई फार्मूला रन करता है, अन्यथा वो टेक्स्ट फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। चलिए 19 में आपको बताना है कि एमएस वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक किस मेन्यू में होता है। ये हम काफ़ी सारे वीडियो में इसके लेकर चर्चा की है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक किस मेन्यू में होता है। और ये हर एक साल जो है ये क्वेश्चन रिपीट ही किए जाते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है लेकिन ये हर एक साल रिपीट किए जाते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर रिव्यू टैब हो जाएंगे। रिव्यू टैब में देखेंगे स्पेलिंग एंड ग्रामर का जो है ऑप्शन होता है, ठीक है। उसके बाद 21 में आपको बताना है कि सीपीयू की गति का मापन हम डैश डैश में करते हैं। सीपीयू का जो गति है इसमें इसे हम किस में मापते हैं, टेराबाइट में मापते हैं या एमबी में मापते हैं या सीबी में मापते हैं। सीबी है, उसके बाद हर्ट्ज में। तो इसका सही आंसर डी हो जाएंगे। हर्ट्ज में जो है हम सीपीयू की गति को मापते हैं, ठीक है। और भी है काफ़ी सारे, प्रिंटर है, उसके बाद मॉनिटर है और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे पिक्चल है। सबका जो है एक मापने का जो है, जैसे यहाँ पे देख लेंगे प्रिंटर की गुणवत्ता को जो मापते हैं डीपीआई में मापते हैं और प्रिंटर की गति जो होता है वो पीपीआर में, पेज पर मिनट। तो इसके लेकर हम काफ़ी सारे वीडियो में ऐसे ही चर्चा करेंगे तो आपको याद करा देंगे। आगे हम ऐसे ही क्वेश्चन लाएंगे, एक दो जो भी क्वेश्चन आते हैं गति मापन से संबंधित तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करवा देंगे आपको। सभी मतलब जिस तरह से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो रेगुलर आप लोग क्लास करेंगे तो आपको सभी आइडिया मिल जाएंगे। और जितना भी हो बेसिक लेवल से लेकर हार्ड लेवल तक के जहाँ से भी क्वेश्चन होंगे वहाँ से आप लोग को करा देंगे इस चैनल के माध्यम से। 2 महीना समय है तो 2 महीना में आपको कम से कम 100 वीडियो तो आप लोग को वैसे ही देखने को मिल सकता है। तो आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए, बाकी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वही क्वेश्चन आप लोग को इस चैनल के माध्यम से कराए जाएंगे, ज़्यादा आपको भटकने की आवश्यकता नहीं होगा। उसके बाद 22 में आपको बताना है कि मेल मर्ज डॉक्यूमेंट दस्तावेज में डाली जाने वाली सटीक जानकारी क्या है। मेल मर्ज में एक सटीक जानकारी आप डालते हैं तो ये आपको बतानी ये क्या होता है। डेटा दस्तावेज होता है, मुख्य स्रोत होता है, या डेटा मर्जिंग होता है, या डेटा स्रोत होता है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएंगे। मेल मर्ज डॉक्यूमेंट में एक जो सटीक जानकारी होता है वो डाटा स्रोत होता है। मतलब इम्प्लॉय का जो जिसको भी आप लेटर भेजना चाहेंगे तो उसका एक पर्सनल डिटेल होता है, उसके बाद ही डाटा सोर्स क्रिएट होता है। तो एक तरह से समझ सकते हैं सटीक जो जानकारी होता है वो डाटा स्रोत होता है, ठीक है। उसके बाद 23 में आपको बताना है कि एमएस एक्सेल में आप
यहाँ पे देखिए 2 बार डैश डैश कॉलम की चौड़ाई को ऑटो फिट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ स्पेलिंग एरर है, आपको बताना है कि एमएस एक्सेल में आप 2 बार डैश डैश द्वारा कॉलम की चौड़ाई को ऑटो फिट कर सकते हैं। इतना समझ लीजिए, आपको बताना है कि कोई टेक्स्ट आप टाइप किया है, ठीक है, कोई कॉलम में, और वो कॉलम से बाहर जा रही है, तो इसे ऑटो फिट कैसे करेंगे ये आपको बतानी है। रॉ अपर बॉर्डर पर क्लिक करके, रॉ बॉर्डर पर उसके बाद क्लिक करके कॉलम हेडर पर राइट क्लिक और बॉर्डर पर डबल क्लिक करके, तो इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएंगे। कॉलम की ऑटो फिट जो करेंगे वो कॉलम हेडर पे राइट क्लिक करके डबल माउस क्लिक करेंगे तब पर भी हो जाएगा, और बॉर्डर पर डबल क्लिक करेंगे तब पर भी आपका रॉ हाइट हो जाएंगे। जो पढ़े होंगे उसको अच्छे से समझ में आता होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है सी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 24 में आपको बताना है कि हमें असेंबली भाषा का डैश डैश कोड प्रयोग करती है। यहाँ पे आपको बतानी है कि असेंबली भाषा में डैश डैश कोड का प्रयोग किया जाता है दशमलव, मशीनी, दुधारी और निमोनिक्स। जैसे बाइनरी नंबर में 0 और 1 समझता है, तो असेंबली क्या समझता है इतना समझ लीजिए। असेंबली क्या होता है, असेंबली में क्या होता है ये आपको बतानी है। क्या दशमलव होता है, या मशीन होता है, या दुधारी बाइनरी होता है, या निमोनिक्स होता है। तो असेंबली भाषा में जो है ये निमोनिक्स का काम किया जाता है, ठीक है, निमोनिक्स होता है असेंबली भाषा में। जैसे मशीनी भाषा 0 और 1 को समझता है, ठीक उसी प्रकार असेंबली भाषा निमोनिक्स को समझती है। मतलब इतना समझ लीजिए कि मशीनी भाषा में हो रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए असेंबली भाषा आया, और असेंबली भाषा ये भी बाइनरी फॉर्म को समझता है, लेकिन ये निमोनिक्स फॉर्म को ज़्यादा से समझता है। और असेंबली भाषा ये ऐसा भाषा है जिसमें प्रोग्राम करने में जो है कम कठिनाई होता है, ठीक है। इसमें जो है निमोनिक्स भाषा को जो है प्रयोग किया जाता है। निमोनिक्स एक प्लस शॉर्ट फॉर्म, जैसे यहाँ पे ई इंग्लिश होता है, ठीक है, तो इंग्लिश का शॉर्ट नाम समझ लीजिए ई एन निमोनिक्स, मतलब शॉर्ट नाम जो है वो शॉर्ट करने के लिए, ठीक है, ये बड़ा कुछ छोटा करने में जो है सहायता करता है असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। जैसे शॉर्ट फॉर्म होता है काफ़ी सारे, जैसे स्टेनोग्राफर का होता है तो एस टी कोई एन मार देता है स्टेनो, तो शॉर्ट फॉर्म ऐसे होता है, ठीक है। निमोनिक्स इसी को हम बोलते हैं। बाकी डिटेल्स हम थ्योरी करवाएंगे तो आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव में बड़ा थ्योरी को लेकर चलेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम जो आपको बता रहे हैं सटीक जानकारी वो आप ध्यान में रखेंगे कि असेंबली भाषा में निमोनिक्स का प्रयोग किया जाता है। जिस तरह से मशीनी भाषा में बाइनरी का प्रयोग किया जाता है, ठीक उसी प्रकार असेंबली में निमोनिक्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए 25 में आपको बताना है कि डेस्कटॉप पर प्रदर्शित छोटे ग्राफिक्स प्रतीकों को डैश डैश कहा जाता है। आप जब भी कंप्यूटर या मॉनिटर को ऑन करते हैं लैपटॉप को, तो डेस्कटॉप पे जो छोटे छोटे फाइल फोल्डर होता है उसे हम क्या कहते हैं ये आपको बतानी है। फोल्डर है, डेटा है, आइकन है, फाइल है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएंगे। आइकन्स उसको हम बोलते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे आइकन है, अगर यहीं पे शॉर्टकट होता है तो वहाँ पे शॉर्टकट भी मार सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आइकन दिया तो स्टैंडर्ड हो गया, ये आइकन होता है तो यहाँ पे आइकन मार देंगे, ठीक है। चलिए 26 में आपको बताना है कि कंप्यूटर को चलाने के लिए मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम निष्पादित नियंत्रण कार्य करता है। तो कंप्यूटर के चलाने के लिए जाहिर सी बात है कि उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, तभी आपका कंप्यूटर जो है रन करेगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएंगे। उसके बाद 27 में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा बटन एप्लीकेशन अनुप्रयोग विंडो को बड़ा करता है। जैसे आप एम एस एक्सेल या कभी कभी देखे होंगे एम एस वर्ड या एम एस एक्सेल को ओपन करते हैं तो मतलब समझ सकते हैं वो छोटा विंडो में हो जाता है, उसको मैक्सिमाइज करना पड़ता है तब वो पूरा विंडो फिट होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बड़ा कैसे करते हैं, बड़ा जो करते हैं उसे क्या हम बोलते हैं, रीस्टोर करते हैं या मैक्सिमाइज या मिनिमाइज या क्लोज। तो इसका सही आंसर बी हो जाएंगे कि कोई बटन एप्लीकेशन विंडो को बड़ा करता है तो मैक्सिमाइज से हम बड़ा करते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर बी हो जाएंगे। उसके बाद 28 में आपको बताना है कि एम एस एक्सेल में आप वर्कबुक की सुरक्षा के लिए डैश डैश निर्धारित करते हैं। ऑप्शन देख लेंगे, पासवर्ड, टेक्स्ट नंबर, न्यूमेरिक का। तो इसका सही आंसर जो है ये हो जाएंगे। एम एस एक्सेल में आप वर्कबुक की सुरक्षा के लिए जो है उसमें पासवर्ड लगाते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएंगे। उसके बाद 29 में आपको बताना है प्रिंटेड मुद्रित आउटपुट को डैश डैश कहा जाता है। सॉफ्ट कॉपी होता है कंप्यूटर में जो भी है वो सॉफ्ट कॉपी होता है, बाकी उसे हम प्रिंटर से जो प्रिंट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं ये आपको बतानी है। डिस्प्ले है, हार्ड कॉपी, कॉपी, सॉफ्ट कॉपी। तो इसका सही आंसर बी हो जाएंगे, हार्ड कॉपी उसे हम बोलते हैं। यहाँ पे 30 में जो है इसका आंसर आप लोग खुद करेंगे कमेंट। 30 में आपको बताना है कि एम एस वर्ड में एक लोकप्रिय डैश डैश प्रोग्राम है, कैलकुलेशन, प्रेजेंटेशन, वर्ड प्रोसेसिंग, डेटाबेस। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। बाकी आप लोग कितना इसमें स्कोर कर पाए हैं कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है एग्ज़ाम से रिलेटेड, साथ ही टाइपिंग से रिलेटेड,
या क्वेश्चन से रिलेटेड आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। उसका जो भी ओपिनियन होगा नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहीं से वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो के लिए बने रहिए। और भी कोई कमेंट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।